फ्लूइड्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इकोनॉमी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बजट के बारे में। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी सारे चैप्टर्स निपटा चुके हैं इकोनॉमिक्स के और आज का चैप्टर हमारा होने वाला बजट। तो क्या होता है बजट? इसको सबसे पहले लेमैन लैंग्वेज की मदद से समझते हैं, यानी कि बहुत सरल भाषा में समझते हैं। क्या होता है बजट? जैसे कि आपको पता होगा, आपके पापा या आपके घर में मम्मी काम करती होंगी। जब काम करती हैं तो उनकी एक सैलरी, एक एस्टिमेट अंदाज़ा लगा रहता है और आपके खर्चे भी फिक्स रहते हैं कि मतलब कुछ 100% चीज़ें तो फिक्स नहीं रहती हैं, पर 70 टू 60% चीज़ें तो फिक्स रहती हैं ना कि घर में क्या आना है। ऑब्वियस सी बात है, घर में दाल आना है, खाना आना है, रोटी आनी है, आटा आना है, बिजली का बिल देना है। तो ये चीज़ें कंपल्सरी होती हैं। तो एक तरीके से आपकी जब पापा की सैलरी आएगी तो मंथली 60-70 हज़ार रुपये सैलरी आई, तो 2 हज़ार बिल का लगना है, 3 हज़ार रुपये इसका लगना है, 7 हज़ार का खाना आना है। तो ऐसे करके एक एस्टिमेशन लगाया जाता है। यानी कि एक तो पहले हमारे पास हो जाती है क्या, इनकम हो जाती है, और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्च हो जाता है। तो इसी चीज़ों मतलब इनकम तो हमारी अप्रॉक्स फिक्स ही रहती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, और हमारा एक्सपेंडिचर भी कोई फिक्स नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो हम अजम्पशन लगाते हैं। बजट के अंदर क्या किया जाता है? अजम्पशन, यानी कि अनुमान लगाया जाता है कि कोई चीज़ में कितना खर्चा होगा। कि भैया आपकी मम्मी या पापा बैठते होंगे, सोचते होंगे कि हाँ, इतना पैसा यहाँ खर्च होना है, इतना पैसा यहाँ खर्च होना है। तो इसलिए मनी को डिवाइड कर दिया जाता है कि हाँ, इतना पैसा बचा के रखना है, इतना पैसा खर्च कर देना है। तो यही एस्टिमेशन क्या कहलाता है? हमारा बजटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बजटिंग कहलाता है। उम्मीद है कि आपको लेमैन लैंग्वेज में समझ में आया हो। और वही अगर हम लोग बात करेंगे अब गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के बजट के बारे में समझते हैं क्या होता है ये। तो भैया इसकी अब हम लोग डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो भैया डेफिनेशन भी हमने लिख के तैयार रख ली है। तो डेफिनेशन क्या है? यह एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों लिखा है? तो एक्चुअली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बजट के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं हुआ गया है, बल्कि हम लोग बजट की जगह पे क्या लिखते हैं उसे? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आर्टिकल 112 में है, जिसमें सरकार का एक एक वित्तीय वर्ष आइटम वाइज, यानी कि आइटम वाइज हम लोग एक साल में कितना रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर एस्टिमेट को दर्शाया जाता है। यानी कि हम लोग एक साल के अंदर कितना खर्चा करेंगे, कितना हम लोग कमाएंगे, इसको लेकर सरकार पहले ही स्टेटमेंट तैयार कर लेती है। हाँ, वहाँ से इतना पैसा आएगा, वहाँ पे इतना खर्च होगा, यहाँ पे इतना होगा, वहाँ पे इतना होगा। अपनी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने वादे किए होंगे मैनिफेस्टो के अंदर, वैसे ही अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे कि हाँ, हमें ये चीज़ करना है तो इसमें इतना खर्चा आएगा, वो चीज़ करनी है तो उसमें इतना खर्चा आएगा, और यहाँ से इनकम आनी है, वहाँ से इनकम आनी है। तो ऐसे अलग-अलग जगह से इनकम आती है, तो उसको कैसे खर्च करना है, इसका एस्टिमेशन कर लिया जाता है पहले ही 1 साल तक के लिए, ठीक है? उम्मीद है कि आपको समझ में आई हो डेफ़िनिशन। अब हम लोग ये देखते हैं कि भैया वो जो हम लोग हमारी जो गवर्नमेंट बजट बनाती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी कि लक्ष्य क्या होता है। सबसे पहला देखते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का पुनर्वितरण कैसे होता है, हम लोग ये देखते हैं। तो इसमें सरकार दो प्रकार के काम करती है, एक तो सोशल वेलफेयर करती है और दूसरा गवर्नमेंट का प्रॉफिट होता है। तो कैसे होता है ये सब चीज़ें, इनको समझते हैं। सबसे पहले मान चलिए कोई कंज्यूमर है, पेप्सी का कंज्यूमर है, ठीक है? तो अब मान चलिए कुछ लोग हैं, अब सबको पता है कि पेप्सी हेल्थ के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके ऊपर बढ़ा देगी टैक्स। तो इससे होगा क्या? एक तो देखो, सबसे पहले जब टैक्स बढ़ा दिया तो ऑब्वियस सी बात है, सीधा-सीधा गवर्नमेंट को फ़ायदा होने का। 2 प्रकार के हमारे पास कंज़्यूमर, एक जो पेप्सी पिएँगे, एक जो कंज़्यूमर पेप्सी नहीं पिएँगे। कंज़्यूमर पेप्सी वाले सोचते हैं भैया गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रोक लगाई है और टैक्स बढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये है कि भैया ये नहीं करना चाहिए हमें, तो ये लोग नहीं पिएँगे। और जो कंज़्यूम करेंगे तो भैया वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेप्सी पी तो रहे हैं, तो भैया वो खरीद रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, तो टैक्स पे कर रहे हैं तो किसका फ़ायदा है? गवर्नमेंट का फ़ायदा है। तो इसमें क्या होता है कि सरकार के पास पैसा आ जाता है। दूसरा, कंज़म्पशन, जो लोग नहीं पिएँगे उनके साथ क्या होगा? तो भैया अब ये लोगों ने नहीं पिया, यानी कि सरकार ने अच्छा काम कर दिया कि भैया बेकार चीज़ पीने से रोक लिया। एक तरीके से सोशल वेलफेयर का काम कर दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज़ कैसे हुआ। तो भैया पहला ऑब्जेक्टिव तो हमने समझ लिया। अब भैया दूसरा ऑब्जेक्टिव ही देख लेते हैं हमने। अब हमारे बजट ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारे बजट बजट का जो ऑब्जेक्टिव है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम। कि भैया जो हमें पता है कि हमारे कंट्री के अंदर या फिर वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के अंदर आप लोग जाइए, तो भैया वेल्थ इनइक्वालिटी तो हमें देखने को मिलेगी, चाहे वो थोड़ी हो चाहे वो ज़्यादा लेवल पर हो, क्योंकि भैया सबका अपना अपना पोटेंशियल होता है। तो हर किसी की इनकम अलग होती है, किसी का कैलिबर अलग है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेता है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो जैसी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से वो फल भी पाएंगे। इसीलिए जो वेल्थ इनइक्वालिटी है, तो भैया इसकी कम करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। अब कैसे कैसे सरकार क्या करती है? सरकार का काम क्या है? सरकार क्या करती है? भैया जिनके पास ज़्यादा हाई इनकम पीपल हैं, उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाएगी।
और जो लो इनकम पीपल है उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी। अब जो हाई इनकम पीपल के ऊपर जो टैक्स लगे हुए हैं, तो उनको हटाकर अब जो उनसे टैक्स वसूल लिया है, तो उससे वो क्या करेंगी, जो लो इनकम पीपल है जैसे कि उनके पास जो फैसिलिटीज़ नहीं है अवेलेबल, उनको वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा देंगी। तो इससे वो क्या कर रही हैं, रिड्यूसिंग, वो क्या कर रही हैं, कम कर रही हैं इनइक्वालिटी, वेल्थ की इनइक्वालिटी है जैसे हमारे सिचुएशन हमारे कंट्री के अंदर देखने को मिलती है। तो इसको अमीर से लेकर गरीब को दे रही है। तो क्या कर रही है सरकार, दूसरा बजट प्लानिंग का हिस्सा क्या है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ, यानी कि जो इनइक्वालिटी हो चुकी है वेल्थ के अंदर, उसको खत्म करना या फिर कम करना, ये सरकार का काम होता है। तो भैया बजट बनाने से यही वो कर रहे हैं कि भैया हाँ हाँ, हम यहाँ यहाँ सेक्टर से इतना टैक्स हम लोग लेंगे लोगों से ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि 2 लाख या 2.5 लाख के ऊपर जितनी भी सैलरी होती है, तो अलग अलग मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2 लाख के ऊपर जैसे किसी कोई ज़्यादा अर्निंग कमा रहा है, तो उसको टैक्स देना है, और उससे कम दे रहा है कोई कम कमा रहा है, तो भैया उसे टैक्स नहीं देना है। तो ऐसे करके सरकार अलग अलग लोगों के लिए एक क्राइटेरिया बना देती है ना, तो उससे वो जो लोग ज़्यादा का पैसा कमा रहे हैं, उनसे टैक्सेस हैवी टैक्सेस ले लिए जाते हैं, जो को भैया कम कमा रहे हैं उनसे टैक्सेस नहीं लिए जाते हैं और उनकी फैसिलिटीज़ दे दी जाती है। तो भैया इनइक्वालिटी जो है वो ख़त्म करी जा रही है वेल्थ को लेकर। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव भी हमें समझ में आ गया। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि इकोनॉमिक तौर पर स्टेबिलिटी लाना भी किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। वही बजट प्लानिंग करके कैसे कैसे करती है हम लोग ये भी देखते हैं अब। तो भैया हम समझते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे बनती है। इसको समझने से पहले हमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना होगा। इन्फ्लेशन यानी कि हमें पता है कि जब वस्तुएं बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, तो सरकार ये भी नहीं कर सकती है कि भैया वस्तुओं को ज़्यादा महंगी रखा जाए। और डिफ्लेशन मतलब होता है कि वस्तुओं को सस्ता भी नहीं ज़्यादा कर सकती है। तो एक बैलेंस वाली कंडीशन बनानी चाहिए सरकार को। तो वो कैसे करती है, सबसे पहले इन्फ्लेशन की एग्जाम्पल समझते हैं। तो इन्फ्लेशन कब होती है, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। अब मान चलिए कि अगर समोसे बाज़ार में बेच रहे हैं और सब लोग भीड़ लगा के सब लोग खड़े हैं, तो भैया आदमी क्या करता है, आदमी कहने लगता है हमारा हमारे समोसे में टेस्ट है। तो हम ऐसे 15 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए तक का बेच रहे हैं, ठीक है। क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि भैया लेने वाले खड़े हैं। अब वही मान लीजिए व्यक्ति के पास अगर खरीदने वाला नहीं आए, वो कहेगा भैया हमें नहीं खरीदना समोसे, जहाँ तुम बहुत ख़राब बनाते हो, इतना ऊँचा दाम रखते हो, तो हमें नहीं खरीदना। ऑब्वियस सी बात है, वो कुछ समय बाद तो वो अपने जो रेट है वो धीमे कर देगा या कम कर देगा। तो इससे हमें देखने को क्या मिला कि भैया हमारी इन्फ्लेशन कैसी, इन्फ्लेशन कब होती है भैया, जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम होती है। यानी कि डिमांड कब होगी लोगों के पास, जब पैसा होगा। जब भैया लोगों के पास पैसा होगा तभी तो डिमांड करेंगे, वरना इच्छा तो भैया आदमी की कम प्रधानमंत्री की बनने की भी होती है, तो भैया बन नहीं पाता है। तो बन कब पाएगा, जब पैसा होगा उसके पास। तो भैया सरकार क्या करेगी इस सिचुएशन में, भैया पैसा जाने ना दे लोगों के पास, तो डिमांड क्या कर लेगा, वो कंट्रोल कर लेगा। जब डिमांड होगी नहीं तो भैया इन्फ्लेशन भी नहीं होगी ज़्यादा। तो इस प्रकार जो हमारी सरकार है वो महंगाई को कंट्रोल कर लेती है। कैसे करती है महंगाई, समझ में आ गया होगा कि भैया लोगों के पास पैसा जाने ही नहीं दी। अब हम लोगों ने अब मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो भैया इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि भैया जैसे आरबीआई के पास पावर होती है मनी को कंट्रोल करने की, वैसे ही सरकार के पास भी होती है पावर महंगाई को, जो मनी सप्लाई होता है उसको कंट्रोल करने की। क्योंकि भैया हमारी आरबीआई भी तो गवर्नमेंट का ही पार्ट है। आरबीआई अगर सरकार कह दे हाँ भैया इकोनॉमी अपनी मेंटेन करके चलनी है, समझ जाइए, और ख़ुद भी अपने टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिफ्लेशन हमें पता है कि जो सामान है वो कैसा होता है, सस्ता हो जाता है। अब भैया ज़्यादा सस्ता हो जाएगा तो व्यापारियों को घाटा हो जाएगा। तो इसको लेकर भी सरकार को कुछ करना है। तो भैया इसमें डिफ्लेशन कंडीशन कैसी होती है, भैया हमारी डिमांड होती नहीं है, सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। तो भैया सरकार क्या करेगी, लोगों को डिमांड बढ़ाने के लिए लोग क्या सरकार क्या करेगी कि भैया लोगों के पास पैसा दे देगी, पैसा पहुँचाएगी अपने अलग-अलग टूल्स की मदद से। चाहे वो हम लोग बात करें अपने अलग-अलग टूल्स की मदद से वो लोगों के पास पैसा पहुँचा देगी। तो अब जब लोगों के पास पैसा होगा तो भैया वो डिमांड कर सकेंगे। जब डिमांड करेंगे तो भैया ऑब्वियस सी बात है, सप्लाई है तो फिर डिमांड भी पूरी हो जाएगी और डिफ्लेशन का भी जो सिचुएशन है वो भी कम हो जाएगी हमारी। और इस प्रकार हमने अपने बजट के 3 ऑब्जेक्टिव देख लिए। पहला हमने देखा बजट का ऑब्जेक्टिव क्या था, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज़। दूसरा था रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम। तीसरा देखा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो इकोनॉमिक स्थिरता बना के रखे, आर्थिक स्थिरता बना के रखे, ना ज़्यादा महँगाई हो, ना ज़्यादा सस्ताई हो। तो बस ये सीन रहना चाहिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।